जय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो CAPF हिस्ट्री के जो PYQs का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, आज उसकी 4th क्लास होने वाली है। 2023 और 2022 के कंबाइंड क्वेश्चन होने वाले हैं, बिकॉज हिस्ट्री मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा पूछी गई है। साइंस के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के CAPF के पेपर में हैं। बट एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो PYQ सीरीज़ विल हेल्प यू अलॉट। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लास्ट तक देखना और सीरीज़ को कंप्लीट भी करना है। डेफिनेटली एग्ज़ाम आने वाला है और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। शुरू करें, चलिए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट सम बुक्स। मॉडर्न पीरियड की कुछ बुक्स लिखी हुई हैं। पहली किताब है बंदी जीवन। इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बंदी जीवन के जो राइटर हैं, ही इज सचिंद्रनाथ सान्याल। एब्सोल्युटली इसका जो आंसर है ये करेक्ट होने वाला है। सचिंद्रनाथ सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसके वन ऑफ द फाउंडर भी ये रहे हैं। बट बाद में जो काकोरी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इनको काफ़ी लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया। 4 लोग थे जिनको फांसी भी दे दी गई थी, जिनमें आपके अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ये 4 लोग थे जिनको उस इंसिडेंट के बाद फांसी दे दी गई थी। फिर बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का फॉर्मेशन 28 में किया गया था बाय भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद। सचिंद्रनाथ सान्याल वॉज वन ऑफ द फाउंडर एंड वन ऑफ द मेजर रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जेल में एक किताब लिखी थी, दैट वॉज बंदी जीवन। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण वोहरा ने ये किताब लिखी हुई है। ये CDS में भी पूछी गई है। इंडियन अनरेस्ट, ये अपने आप में काफ़ी फेमस किताब है, बट नॉट ऑफ एनी बेसेंट। वैलेंटाइन शिरोल एक ब्रिटिश राइटर हुए हैं जिन्होंने किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने अपनी किताब में कहा है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। सो इंडिया में 1916 के करीब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्टैब्लिश की थी। तो होम रूल लीग स्टैब्लिश करने के बाद जब वैलेंटाइन शिरोल इनको बोल देते हैं दैट ही इज़ अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारत में जो भी एनार्की है या जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसका कारण इनको बता दिया गया, तो ये चले जाते हैं ब्रिटेन उन पर मानहानि का केस लगाने, और इंडिया में कहीं ना कहीं इनकी जो लीडरशिप थी वो वीक पड़ जाती है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है दैट इन्होंने जो शिवाजी फेस्टिवल है और जो गणेश चतुर्थी वाला फेस्टिवल है वो स्टार्ट किया था। मराठा और केसरी, मराठा वॉज इन इंग्लिश एंड केसरी वॉज इन मराठी, इसका इन्होंने पब्लिकेशन भी शुरू किया था। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। नेक्स्ट इज देशर कथा, तो ये सखाराम गणेश देवस्कर की थी। डेफिनेटली ये 3 हमारी करेक्टली मैच्ड हैं, बट जो थर्ड वाली है इट इज़ इनकरेक्ट। ये किताबें मैं आपसे कहूँ मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया दोनों में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूछने के लिए वो बुक्स ही हो जाती हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। बंदी जीवन सत्येंद्रनाथ सान्याल की है। लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ही वॉज अ को फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इनका जो जेल में टाइम रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में किताब इन्होंने लिखी हुई है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा की है, और इन्होंने जो रिवोल्यूशनरी वायलेंस था काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने जो गांधी जी का क्रिटिसिज्म था बॉम्ब कल्चर को लेकर के वो बताया है, डिफेंड किया है इस आइडियोलॉजी को जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की थी। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में मिल जाती हैं। इंडियन अनरेस्ट जैसे कि मैंने बोला वैलेंटाइन शिरोल ने लिखी है, ना कि एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट में आपको मिल जाएगा द केस फॉर इंडिया, ठीक है। इसके बाद कॉमन व्हील इनकी किताब हमें देखने को मिल जाएगी। एनी बेसेंट के बारे में कहा जाता है कि इंडिया जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी अडियार में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनकर के आई थी, बट एक आयरिश लेडी थी, बट इन इंडिया शायद ज़्यादा पसंद आ गया और इंडियन आइडियोलॉजी को ये फॉलो करने लग जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट भी एनी बेसेंट ही बनती हैं। ऑल्दो पहली इंडियन प्रेसिडेंट वॉज सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में बनती है, बट 1917 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट वाज एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका संबंध हुआ करता था। वैलेंटाइन शिरोल, जैसा मैंने बोला, इस किताब में क्रिटिसाइज किया बाल गंगाधर तिलक को और इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया। नेक्स्ट बंगाली में लिखी है सखाराम गणेश देओस्कर ने, ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में एक किताब है। और जो दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने किताब लिखी थी। कौन सी किताब थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी बताई थी कि भारत से सारा पैसा, सारा जो ट्रेड डिस्टॉर्शन है वो ब्रिटिशर्स के कारण हुआ है। तो उसी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ये बुक मिल जाती है। सो दीज आर सम फेमस बुक्स जिनसे क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट नोट हो जाता है कि भैया हमें इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स ज़रूर पढ़ करके जानी है। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following political centers find mention in Ashoka's inscription? अब अगर आप देखो, अशोका का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, उससे पहले की क्लास में भी कराया था, उससे पहले की भी क्लास में कराया था। That means the Mauryan period is being asked again and again in the CAPF examination. तो यहाँ पे पूछा गया कि भाई कौन सा सेंटर है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है in the inscription of Ashoka? तो इंद्रप्रस्थ पीरियड डेफिनेटली नॉट मेंशन। कौशाम्बी, ये जो हमें मिल रहे हैं ना, ये महाजनपद पीरियड की बात हो रही है, 6th सेंचुरी BC की बात हो रही है। तो ना तो इंद्रप्रस्थ, ना कौशाम्बी, ना ही कांधार, कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन सुवर्णगिरी सिटी जो है वो मेंशन है इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। ये सिटीज़ हमको जो महाजनपद पीरियड है उसमें देखने को मिल जाती हैं। सो इंद्रप्रस्थ ये एंशियंट हिंदू माइथोलॉजी एंड महाभारत पीरियड की एक सिटी है जो कि कैपिटल भी मानी जाती है पांडवास की। कोई भी लिंक, कोई भी एविडेंस अशोका या मौर्यन पीरियड के यहाँ पर नहीं मिलते हैं। नॉट इवन कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है बुद्धा के टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ है एंड इवन द लेटर मौर्यन पीरियड, बट अशोकन एडिक्ट्स में ये डायरेक्टली देखने को नहीं मिलती है। फिर हम देखें, सुवर्णगिरी हेडक्वार्टर रहा है, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर मौर्यन पीरियड का। सुवर्णगिरी जो है वो कर्नाटका में देखने को मिलती है हम लोगों को। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं अशोका के, सदर्न रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। और जो धम्म था, जिस धम्म का प्रचार अशोका करना चाहता था, अशोकास धम्मा, तो उसको प्रीच करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे एडिक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सेंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ धम्मा। एंड लास्ट जो सिटी थी कांधार, अगेन इट वाज नॉट मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। ना तो पॉलिटिकल सेंटर था, ना ही कोई रिलीजियस सेंटर था। यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। द 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन आपको उठा करके बता दूँ, पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल थी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड सुवर्णगिरी। दीज आर दी 5 मेजर सिटीज आई कैन से जो मेंशन है इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। नेक्स्ट आता है द बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी। इस बैटल का दूसरा नाम पूछा गया है। आपको बता दूं, इंडियन हिस्ट्री में जब भी मिडीवल पीरियड से क्वेश्चन आता है, अब शायद मुझे नहीं लगता कि मुगल पीरियड पूछा भी जाएगा। यहाँ पर 2 कहना चाहिए डायनेस्टीज या किंगडम थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है विजयनगर। विजयनगर के बारे में आपको बता दूं कि होता क्या है, देखो कहानी सुनो कि मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा एक्सपांशन हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ में जब एक्सपीडिशन किया तो काकतियास के यहाँ पर सामंत हुआ करते थे, हरिहर एंड बुक्का नाम के 2 भाई फ्यूडल्स, उनको पकड़ करके ले जाता है और काफ़ी ट्रस्टवर्दी बन जाते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के। इतने ट्रस्टवर्दी कि जब ये बोलते हैं कि भाई हम अपने घर ज़रा घूम कर के आते हैं, तो ही अलाउड डैम कि हाँ ठीक है भैया जाओ। तो जब वो आते हैं साउथ में वापस से, कर्नाटका वाला रीजन था, उनके गुरु मिलते हैं। इनके गुरु जो थे, उनसे जब इनकी मुलाकात होती है तो उनका कहना होता है कि भैया, क्योंकि इनका जो है वो रिलीजन कन्वर्जन हो चुका होता है, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए होते हैं, कि ये तो बड़ा गलत किया है आपने। तो उनके कहने पर उन्हें वापस से हिंदुज़म अडॉप्ट कराया जाता है और वो कहते हैं कि आप यहीं रहो और यहाँ पर एक हिंदू किंगडम आपको स्टैब्लिश करना है। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक
एट द टाइम ऑफ 1336 टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का वो शुरू करते हैं एक एम्पायर या किंगडम जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। कैपिटल वॉज हम्पी एट द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। इसमें 4 डायनेस्टीज हमको देखने को मिलती हैं। द फर्स्ट वन वॉज संगम डायनेस्टी, फिर आती है सलुवा, तुलुवा एंड लास्ट में है अराविडू। ये 4 डायनेस्टीज़ हैं जिसमें आपकी तुलुवा डायनेस्टी के बहुत फेमस किंग हुए हैं कृष्णदेव राया, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे डिफेंस के एग्ज़ाम में पूछने को मिलते हैं। सो हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि एक सीरीज़ ऐसी शुरू करें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CAPF एंड CDS होने वाली है और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, खैर अब होता क्या है कि जब विजयनगर का फॉर्मेशन हुआ उसी टाइम पर 1345-46 के अराउंड आपको मिलेगा कि एक और किंगडम स्टैब्लिश होता है बाय हसन महमद शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। दैट वाज बहमनी। बट बहमनी के 5 टुकड़े हो जाते हैं, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार एंड बीदर। अब इनके बीच में और विजयनगर के बीच में बैटल होता है। ठीक है, बीदर ने पार्टिसिपेट नहीं किया है इस बैटल में, बाकी के 4 और विजयनगर के बीच में जो बैटल हुआ उसी का नाम था बैटल ऑफ तालीकोटा या फिर राक्षस तंगड़ी। ठीक है, सो वही पूछा गया है कि राक्षस तंगड़ी का जो बैटल है उसका एक और नाम क्या है, तो इट इज बैटल ऑफ तालीकोटा। कब हुआ है? सो हमें मिलेगा 1565 के बीच में विजयनगर विच वॉज लेड बाय राम राया, और यहाँ पर जो रूलर थे इस टाइम पे ही वो सदाशिव राया। ठीक है, एंड डेक्कन सल्तनत, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बीदर। मैंने अभी जैसा कि कहा, आई गेस मैंने बीदर बोल दिया था, बरार ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये ज़रूर आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन 5 किंगडम में से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी के नाम पे भी इसको जाना जाता है। एक्चुअली विलेज का नाम था, उसके नाम पर ही नाम पड़ा है यहाँ पर। और इसी बैटल के बाद कहा जाता है कि जो विजयनगर पीरियड का डिक्लाइन था वो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती है, अराविडू डायनेस्टी। बट धीरे धीरे विजयनगर डिक्लाइन होने लग जाता है। तो हमें विजयनगर में जो पढ़ना है, इट वॉज अ पीरियड ऑफ कृष्णदेव राया। फिर बैटल ऑफ खानवा 1527 में बाबर और राणा सांगा जो थे मेवाड़ के, उनके बीच में हुआ है ना। इसी में कहा जाता है कि बाबर ने जिहाद का जो नारा है वो दिया था, और ऑल्दो बाबर जीत गया था, पर जो राजपूत थे मेवाड़ के, दे हैव नेवर एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ मुगल्स ओवर देम। सो यहाँ पर बाबर का जो पीरियड है ना वो बड़ा ही आप सिंपली याद रख सकते हो। आपको बता देती हूँ, इन 5 सालों में बाबर का पीरियड ख़त्म हो जाता है। 1526 पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया एंड मर गया। पानीपत का बैटल जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, खानवा जो कि बाबर और राणा सांगा, चंदेरी बाबर और मेदिनी राय, घग्गर बाबर और अफगान्स के बीच में हुआ, और लेटली फिर क्या हो जाती है 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ पानीपत। तो 3 बैटल पानीपत के हुए हैं। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसकी वजह से इंडिया में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। दूसरा बाबर एंड हेमू, और तीसरा मराठा और अहमद शाह अब्दाली। लास्ट इज द बैटल ऑफ धर्मा। तो हिस्टोरिकली इसका कोई भी कनेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब एक सवाल आपके लिए, बैटल ऑफ तालीकोटा या बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी का एक और नाम क्या है? सो इट इज बनीहट्टी। बैटल ऑफ बनीहट्टी भी इसी को कहा जाता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। अपने आप में हम इसको एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में अलग अलग स्क्रिप्ट एंड अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। सो यहाँ पर अफगानिस्तान की बात हो रही है, यानी कि वेस्टर्न पोर्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ग्रीक एरामिक जो है आंसर होने वाला है। इसको समझ लेते हैं कि देखो ब्राह्मी जो है, यहाँ पे क्या पूछा गया, स्क्रिप्ट पूछी गई है,
वेस्टर्न पार्ट की। तो ब्राह्मी जो है अशोका के इंस्क्रिप्शन में यूज हुई अक्रॉस इंडिया, मेनली इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट। एक डायग्राम बनाना ऐसे, ईस्ट यहाँ लिखना, वेस्ट यहाँ लिखना, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, ईस्ट में कौन सी, वेस्ट में कौन सी, नॉर्थ में कौन सी, साउथ में कैसी, तो ईजी हो जाएगा। सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन में जो स्क्रिप्ट यूज हुई दैट वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और इसमें जो लैंग्वेज थी दैट वाज प्राकृत, ठीक है, जो कि मॉरियंस की लैंग्वेज भी हुआ करती थी बट नॉट यूज्ड इन अफगानिस्तान, ठीक है। शारदा developed much later around the 8th century CE common era in the Kashmir region। तो इसका कोई भी हमें लिंक नहीं मिलता है अशोका के पीरियड से। फिर खरोष्ठी, Kharoshti was used in the northwestern region of Indian subcontinent like modern Pakistan and eastern Afghanistan. Ashokan edicts in Prakrit found in these regions were sometimes written in Kharoshti script. However, in Afghanistan inscriptions जो है mainly आपको Greek Aramaic मिलते हैं, not in Kharoshti, है ना। तो ग्रीक एरामिक इन अफगानिस्तान, अशोकन एडिक्ट्स वर बाइलिंगुअल, ग्रीक भी हैं और एरामिक भी हैं, ठीक है। कांधार और लागमान ये रीजन रहे हैं जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो ब्राह्मी पढ़ा हमने, खरोष्टी पढ़ा और ग्रीक एरामिक पढ़ा। चलिए नेक्स्ट वैदिक पीरियड से क्वेश्चन है। वैदिक पीरियड की रिवर्स को आज हम किस नाम से जानते हैं और उस समय किस नाम से जानते थे, बस ये पूछा गया है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। अस्किनी इज चेनाब, ठीक है। अस्किनी रिवर कौन सी है, चेनाब रिवर को अस्किनी रिवर कहा जाता था, ठीक है। झेलम रिवर, झेलम रिवर को आपको बता दूं कि बैटल भी हुआ है झेलम का, तो झेलम का बैटल भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं इनको एक्चुअली करेक्टली मैच करना है, तो आपके हिसाब से क्या सही आंसर होने वाला है। कोशिश करें जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसको मेंशन ज़रूर करें, ठीक है। अस्किनी इज चेनाब, वितिस्ता इज झेलम एंड परुशनी इज रावी, ठीक है। परुशनी इज रावी। अब यहाँ पर एक गड़बड़ आपको ये देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। ये देखने को क्यों मिलनी चाहिए कि जो दृश्यद्वाती है ये तो मैम हमने पढ़ा है घग्गर रिवर को कहते हैं, किसको कहते हैं, घग्गर को, जबकि अस्किनी कौन सी है, चेनाब है, वितिस्ता झेलम है और परुशनी जो है वो रावी है। झेलम रिवर को ग्रीक में हाइडेस्पस रिवर भी कहा गया है। पोरस के बीच में, अलेक्जेंडर के बीच में जो बैटल हुआ है, बैटल ऑफ हाइडेस्पस, ठीक है ना। और रावी रिवर को हाइफेसिस कहा गया है, एनडीए का क्वेश्चन है ये। हाइडेस्पस झेलम और हाइफेसिस किसको, रावी रिवर को। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बनता है बी, डेफिनेटली बी इज करेक्ट आंसर। अब देखो दृश्यद्वाती, चौतांग, तो दृश्यद्वाती जो है बेसिकली उस टाइम का जो घग्गर रिवर है जिसको सरस्वती रिवर भी कहा गया, उसका एंशिएंट नाम है, पर चौतांग हम इसे नहीं बोलते। चौतांग जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व किया है। चेनाब का वैदिक नेम इज अस्किनी, झेलम इज वितिस्ता एंड रावी इज परुशनी, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग्स अगेन एनडीए का क्वेश्चन पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कोठारी कमीशन, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कोठारी कमीशन गवर्नमेंट ने कब बनाया था फॉर द एजुकेशन सेक्टर। अब देखो यहाँ से हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, इनमें से कौन सा कमीशन एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। आया भी हुआ है क्वेश्चन। 1964 में कोठारी कमीशन बनाया गया था फॉर द रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द इंडिया, ठीक है। कोठारी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964, इट वॉज चेयर्ड बाय सर डॉक्टर DS कोठारी, जो कि साइंटिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पर गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है पॉलिसीज़ हमारे एजुकेशन डेवलपमेंट में, अलग अलग लेवल, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर हायर एजुकेशन हो, ठीक है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 66 में और इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनकर के आई थी 1968 में। सो दैट्स ऑल, हमने आज कॉमन क्वेश्चंस किए हैं।
बट रेस्ट हम आगे भी क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। हिस्ट्री की हम सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और ये सीरीज़ डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा ही देखना है, सभी को देखना है, सारे वीडियोस देखना है, लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई डाउट आपको लगता है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एनी प्रिपरेशन और समथिंग, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।